बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है दैट ठीक है, वेव्स के व्हाट इज़ वेव्स क्या होती हैं। तो सादा लफ्ज़ों में या आसान लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो वेव्स क्या है, व्हाट इज़ वेव्स, दैट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। वेव क्या होती है? टाइप ऑफ एनर्जी होती है विच कैन ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिट करती है। ठीक है, इट इज़ आल्सो क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ एनर्जी। ये ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है विच कैन ट्रांसमिट, ठीक है, जो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है फ्रॉम, ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम, ठीक है, वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी की किस्म, ठीक है, कि एनर्जी की एक ऐसी टाइप या एनर्जी की ऐसी किस्म है कौन, वेव, विच कैन ट्रांसमिट, जो कि ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं विच कैन प्रोपोगेट, जो कि प्रोपोगेट करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक हो गया। बट अगर हम और देखें सादा लफ्ज़ों में तो हम कहते हैं कि वेव इज़ अ ठीक है, डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। मीडियम के अंदर जो हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई ठीक है, ये रस्सी है, ये आपने हाथ में पकड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक होगा, जैसे ही आप इसको जर्क देते हैं तो इसके ऊपर इस तरह के आपके पास क्या है, टाइप्स बनती हैं। जब आपने इसको डिस्टर्ब किया, ठीक है, ये रेस्ट पे थी, किस पे थी, रेस्ट पे, जैसे ही आपने इसको डिस्टर्ब किया तो इसके ऊपर इस तरह के आपके पास आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये जो इसके ऊपर डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, जो कि आपके पास क्या है, यहाँ से मूव करते हुए आगे की तरफ क्या करती है, जा रही है। ये जो इसके ऊपर बनने वाली चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड वेव। इसको हम क्या कहते हैं, ये वेव होती है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी ठीक है, मीडियम के अंदर जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो देन उसके अंदर जो चीज़ हमारे पास है प्रोड्यूस होती है वो वेव होती है। दैट इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी भी हो सकती है एंड डज नॉट कैरियर ऑफ एनर्जी, कैरी भी कर सकती है एनर्जी को और एनर्जी को कैरी नहीं भी कर सकती। ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी भी हो सकती है और नॉन ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी भी हो सकती है। आगे हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं जो ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी हैं, जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, और बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं जो हमारे पास नॉन ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी हैं, जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वेव है इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास वेव की एक ऐसी टाइप है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है, जो दूसरी है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करती। अब उसके बाद नेक्स्ट में कहता है, अगर हमने वेव के बारे में देख लिया तो वेव का जो मैकेनिज़्म है, जो वेव का हमारे पास जो आइडिया है कि ये वेव जो है हमने देख ली कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ ट्रांसमिट कर रही होती है एनर्जी को। तो कहता है फिर इसके अंदर इसकी टाइप्स क्या होगी। तो इसमें हमारे पास जो बेसिकली टाइप्स हैं, ठीक है, हम जनरली हम बात करते हैं तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, एक हमारे पास कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव। ये वो वेव्स की टाइप है मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक हो गया कि ये ऐसी वेव की टाइप है, ठीक है, विच आर डिपेंडेबल, विच आर डिपेंडेबल ऑन मीडियम। इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट मीडियम ये प्रोपोगेट नहीं करेगी, विदाउट मीडियम ये आपके पास जो है नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि दैट वेव, ऐसी वेव, वेव की ऐसी टाइम विच रिक्वायर, ठीक है, जिसको ज़रूरत पड़ेगी एनी मटेरियल मीडियम की, किसी भी मटेरियल मीडियम की, फॉर देयर प्रोपोगेशन, अपनी प्रोपोगेशन के लिए,
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, दैट टाइप ऑफ वेव, उस तरह की जो वेव होती है, इस नोन एज, उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ मैकेनिकल वेव। ये हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है। सच एज वाटर वेव, हमारे पास जो वाटर की वेव्स हैं, सच एज, ठीक है, एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं, एग्जांपल में वाटर वेव्स हैं। अब वाटर वेव्स क्या हैं, क्यों, जो पानी होगा तो उसके ऊपर वेव्स बनेंगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा हम कह सकते हैं साउंड वेव्स हैं, ठीक है, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का मतलब मीडियम होगा तो ट्रांसमिट करेगी, जैसे आप स्पेस में चले जाएं तो हमारी आवाज़ मूव नहीं करती, बट यहाँ पे हैं तो, ठीक है, एयर पार्टिकल्स हैं जो आपके पास रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन की फॉर्म में आपकी वेव्स को या आपकी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, प्रोपोगेट करवा रहे होते हैं, मूव करवा रहे होते हैं। सेम एज, ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है, वेव्स जो है स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो बनती हैं, ठीक है, वेव्स अलॉन्ग स्ट्रिंग, ये धागे पे जो हमारे पास वेव बनी, दैट इज़ आल्सो, कि अगर धागा होगा तो वेव्स बनेगी, अदरवाइज़ ये वेव आपके पास नहीं बनेगी। इसी तरह हमारे पास जो है, ठीक है, स्प्रिंग की वेव्स हैं, स्प्रिंग होगा तो वो हमारे पास बनेगी, मटेरियल्स वेव आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी की सारी वो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, जिनको मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये मीडियम होगा तो इस मीडियम में ये ट्रैवल करेंगी, अदरवाइज़ यह मीडियम ना हुआ तो ये वेव ट्रैवल नहीं कर सकेंगी। इसलिए इनको कहते हैं मीडियम डिपेंडेंट वेव, डिपेंडेबल ऑन मीडियम या मीडियम डिपेंडेंट वेव्स। सेम एज हमने कहा इसकी हमारे पास एक दूसरी टाइप्स है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव के बाद, ठीक है, दूसरी है ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो टाइप ऑफ वेव्स होती हैं विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम for their propagation। कि ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह की जो वेव्स होती हैं इनको कहते हैं कि हमारे पास ये कौन सी वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब कहता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर आपने ये कहा कि ये मीडियम डिपेंडेबल नहीं है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर देन हमें बताएं कि इसकी टाइप्स कौन सी होंगी, ठीक है। तो इसकी बेस्ट टाइप हमारे पास क्या है, लाइट वेव है। याद रखना, लाइट वेव इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लाइट, ठीक होगा, कि सन से जो लाइट हमारे पास आ रही है, सूरज से जो पहुंच रही है, दरम्यान में अगर देखें तो स्पेस भी है, दरम्यान में देखें तो O3 भी है, O3 में से भी पास कर रही है, ओज़ोन लेयर में से भी पास कर रही है, ठीक होगा। और उसके बाद बहुत सारी पार्टिकल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, दरम्यान में स्पेस भी है। तो इन सब चीज़ों के अंदर से ये मूव करती हुई आती है। इसको मूवमेंट के लिए, इसको मूव करने के लिए किसी अदर मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये विदाउट मीडियम क्या करती है, मूव करती है। इट्स जनरेट इट्स ओन मीडियम, ये अपना मीडियम खुद बनाती है, विच इज़ ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी प्रोपोगेशन, जो इसकी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर भी होता है। इसलिए याद रखना, लाइट इज़ आल्सो अ एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल में भी आती है। क्यों, लाइट प्रोपोगेट परपेंडिकुलर टू द मीडियम, लाइट हमेशा करती है
प्रोपोगेट करती है परपेंडिकुलर टू द मीडियम। और आपने देखा होगा, आप सुनते भी आ रहे हैं, चिराग के नीचे अंधेरा होता है। रीज़न ये है कि लाइट पैरेलल टू द मीडियम और एंटी पैरेलल टू द मीडियम मूव करती तो देन चिराग के पीछे भी रोशनी आती, लेकिन नहीं, वो परपेंडिकुलर टू द मीडियम जाती है और स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए ऐसे परपेंडिकुलर टू द मीडियम मूव कर रही होती है। और जब वो परपेंडिकुलर टू द मीडियम जाती है तो देन उसके बैक साइड पे उसका क्या होता है, ठीक है, शेडो बन जाता है। इसलिए याद रखना है कि आपके पास जो है कि आपके पास हमेशा जो है चिराग के नीचे अंधेरा। रीज़न वो एक मुहावरातन है, लेकिन बेसिकली ये देखा जाए तो क्या है, हमारे पास लाइट वेव ट्रैवल परपेंडिकुलर टू द मीडियम दैट। इसलिए ये भी याद रखना है कि अगर ट्रांसवर्स वेव के अंदर एग्जांपल आ जाए या आपके पास एमसीक्यूज टाइप में पूछ ले कि लाइट इज़ अ, अगर वहाँ पे ऑप्शन हो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, मैटर वेव्स या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, तो याद रखना है लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेल एज लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और एज वेल एज वो ट्रांसवर्स भी है। इसी तरह देखें तो हम लाइट की बात कर रहे थे, हमने कहा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और लाइट हमारे पास कौन सी है, ट्रांसवर्स भी है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे एक और चीज़ देखने लगे हैं कि इसके अलावा हमारे पास जो है एग्जांपल्स कौन सी हैं जो पेपर में वो पूछ लेता है बार बार। उन चीज़ों के ऊपर आपने माइंड में इस चीज़ को रखना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है एक्स रेज है, ठीक है, एक्स रेज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्स रेज, ठीक है। एक्स रेज के अलावा आपके पास कौन सी एग्जांपल हो सकती है, तो एक्स रेज के अलावा आपके पास एग्जांपल है इसकी, ठीक है, लाइट वेव, ठीक है, आपने कह दिया एक्स रेज, आपने कह दिया रेडियो वेव्स है, ठीक है, कौन सी, रेडियो वेव्स। फिर इसी तरह आपके पास जो है टेलीविजन वेव्स, ये जो सारी की सारी है मोबाइल वेव्स जो है, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल हैं। ये अपने मीडियम को खुद क्या करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं, खुद प्रोपोगेट भी करती हैं और अपना मीडियम खुद बनाती हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये किस वजह से मूव कर रही होती हैं, ये भी जहन में रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रिक, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से ये मूव करती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इनकी प्रोपोगेशन का मंबा जो है, इनकी प्रोपोगेशन की जो रीज़न है, इनकी जो प्रोपोगेटर है जो इनको प्रोपोगेट करवा रहा होता है इन स्पेस के अंदर, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करवाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जाकर आप सेकेंड ईयर के हम टॉपिक्स में उसको डिस्कस भी करेंगे कि जो चार्ज का फील्ड होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो करंट का फील्ड होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट में हम जाके हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक और टाइप की यहाँ पे भी वेव हमें, ठीक है, डिस्कस करवाता है और उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ मैटर वेव, ठीक हो गया, मैटर वेव। कहता है व्हाट इज़ मैटर वेव, ठीक है। तो मैटर आप उन्हें नाम सुना हुआ है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, स्पेस घेरे और वॉल्यूम रखे, उसको हम मैटर कहते हैं। और आपके पास ऐसी वेव जो मैटर के साथ क्या होंगी, एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो आपके पास मोशन ऑफ पार्टिकल है वो ड्यू टू मैटर होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मादा है, ठीक है, मीन्स ये मैटर है। और ये मैटर की जो मूवमेंट होती है, इसकी जो वेव्स बनती हैं, इनको फिर ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं, ना ही हम इनको मैकेनिकल कहते हैं, बल्कि इनका हम एक नया नाम रख देते हैं, इनको कहते हैं मटीरियल वेव्स और मैटर वेव्स, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम मैटर वेव्स को हम देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट, ठीक है, हमारे पास क्या है, बिहेवियर शो करती हैं। याद रखना ये पोलराइज नहीं होती, ठीक है, कि मैटर वेव जो है कैन, ठीक है, वेव इफेक्ट, ठीक है, ये सारी वेव के इफेक्ट रखती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी रखेंगी, रेफ्रैक्शन भी रखेंगी, बट पोलराइजेशन नहीं करेंगी, ठीक है, कि ये पोलराइजेशन, ठीक है।
पोलराइजेशन का फिनोमेना ये नहीं करेंगी। याद रखना साउंड वेव इज आल्सो, साउंड वेव्स जो होती हैं ये भी नॉन पोलराइज होती हैं। क्या होती हैं? नॉन पोलराइज। ठीक है, इनको हम पोलराइज नहीं कर सकते। अब पोलराइजेशन क्या है कि हम किसी भी इंसान की फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते, इट्स ए नेचुरल, ये नेचुरल होती है। बट लाइट वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं, 7 कलर से यूनी कलर में लेके आ सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास बाज़ वेव ऐसी हैं जो पोलराइज है और बाज़ ऐसी हैं जो नॉन पोलराइज है। पोलराइज ओनली लाइट वेव्स हैं, कि लाइट वेव ऐसी वेव्स हैं जिनको हम पोलराइज कर सकते हैं, जैसे हम लेज़र फिर लाइट भी बनाते हैं आगे जाके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास जो है ऐसी वेव्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं, और जब वो मूव कर रही होती हैं, ठीक है, ये देखें हमने कहा एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, और मूव करते हुए अगर साथ में एनर्जी को कैरी करें, ठीक है, एनर्जी को क्या करें? कैरी करें। ठीक है, ट्रांसफ़र करें या एनर्जी कैरी करें, तो देन इस तरह की जो वेव्स होती हैं इनको हम कहते हैं ये प्रोग्रेसिव वेव होती हैं। कौन सी वेव होती हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, ऐसी वेव्स जो कि एनर्जी कैरियर होती हैं। ट्रैवलिंग वेव्स भी इनको कहते हैं, ये ट्रैवल कर रही होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को ट्रैवल करके लेके जा रही होती हैं। फिर इसी तरह हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो हमारे पास आगे अगर जाके देखेंगे तो हमारे पास पीरियाडिक वेव्स भी होती हैं जो मुख्तलिफ इंटरवल के अंदर अपने आप को बार बार क्या करती हैं? चेंज कर रही होती हैं, बार बार रिपीट कर रही होती हैं, बार बार उसी पोजीशन के ऊपर आ रही होती हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो है मैकेनिकल वेव्स के आगे मज़ीद 2 एग्जांपल्स हैं या 2 टाइप्स हैं जिनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और दूसरी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव होती है जिसके अंदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं। बट अगर हम ट्रांसवर्स वेव को देखें, उसको देखें, लॉन्गिट्यूडनल को देखें, तो वहाँ पे वो पैरेलल टू द मीडियम। तो याद रखना है कि पैरेलल टू द मीडियम की डायरेक्शन में अगर आपके पास कोई पार्टिकल मूव कर रहे होंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल्स होती हैं। ठीक है, और दूसरी ट्रांसवर्स। तो हम उन दोनों को भी आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि हमारे पास ये वेव्स की टाइप्स हैं कौन सी हैं। मैकेनिकल वेव्स की आगे मज़ीद जो टाइप्स हैं उनके ऊपर हम जाते हैं। अब हम आगे जाने लगे हैं कि हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स हैं, एम ए हैं, मैकेनिकल वेव्स, इसकी आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और दूसरी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक हो गया, एक क्या होती है ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूड। अब ये जो होती हैं इनमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो होते हैं, पार्टिकल ऑफ जो मीडियम्स होते हैं और परपेंडिकुलर टू दी प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, और दूसरा जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स होते हैं और पैरेलल टू दी प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर पैरेलल टू दी प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स होंगे तो उसका नाम रख देंगे लॉन्गिट्यूडनल, और परपेंडिकुलर टू दी रखें अगर होंगी तो वो हमारे पास क्या होंगी? ट्रांसवर्स वेव होंगी।
अब याद रखना है आपके पास जो है, ठीक है, बहुत सारी वेव्स ऐसी होती हैं ना तो वो पैरेलल टू द मीडियम में और ना, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू द मीडियम में जाती हैं। तो देन फिर इस तरह की जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उनको फिर आगे हम जाके देखते हैं कि वो अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं, तो उनको हम कहते हैं पीरियाडिक वेव्स। ये कौन सी होती हैं? पीरियाडिक। ठीक है, तो ये वाटर वेव्स होती हैं एक्चुअली। आप देखें ना, पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो ये ऐसे ऐसे बार बार क्या होता है, मूव करता रहता है, तो ये अपने आप को रिपीट करती रहती हैं। तो ठीक होगा। तो ये जो वेव्स होती हैं एक्चुअली ये सेम इंटरवल के अंदर अपने आप को बार बार क्या कर रही होती हैं, रिपीट्स कर रही होती हैं, और ये स्ट्रिक्टली पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द मीडियम नहीं होती। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वाटर वेव्स आ रहा, ठीक है, आपके पास जो है ट्रांसपोर्टर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की ट्रांसपोर्टर होती हैं, बट यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रिक्टली जो है दोनों कंडीशन को ओबे नहीं कर रही होती, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि बाज़ वेव हमारे पास ऐसी हैं जो कि पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द मीडियम के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती या क्लियर नहीं करती, तो दैन उनको हम कहते हैं दैट आर द पीरियाडिक वेव्स, जो हमारे पास होती हैं पीरियाडिक वेव्स में चली जाती हैं। या स्प्रिंग की वेव्स होती हैं आल्सो, ये भी हमारे पास पीरियाडिक वेव होती हैं जो सेम इंटरवल के अंदर अपने आप को क्या करती हैं, एग्जीक्यूट करवा रही होती हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि वेव, जब हम वेव की बात कर रहे हैं, तो जब वेव की बात करते हैं तो वेव को डिनोट कैसे करते हैं, वेव की इक्वेशन क्या है, वेव की हमारे पास वेव लेंथ क्या होती है, या वेव की स्पीड क्या होती है, या वेव की हमारे पास में क्रस्ट क्या होता है, वेव में ट्रफ क्या होता है, वेव में, ठीक है, नोड्स और एंटी नोड्स वेव में क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम जाते हैं, नेक्स्ट में हम देखते हैं उनको। तो कहता है आपके पास जो है, ठीक है, यहाँ पे हम देखने लगे हैं सबसे पहले कि हमारे पास ये कोई वेव जो है ये ट्रैवल कर रही है, ये इसका पॉइंट है जिसको आप ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन। ये कभी अपने ओरिजिन से ऊपर जाती है, कभी अपने ओरिजिन से नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। तो कहता है इस तरह की जो वेव के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, जिनमें कभी तो पोर्शन अबव दी, ठीक है, मीन पोजीशन होता है, और कभी बिलो द मीन पोजीशन होता है। अगर वो अबव द मीन पोजीशन होगा, ठीक है, द पोर्शन ऑफ अ वेव विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, तो ये जो आपके पास इसकी ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इस ऊपर वाले पोर्शन का नाम हम रखते हैं, ये क्रस्ट होता है। क्या होता है? क्रस्ट। और ये जो नीचे वाला बिलो वाला पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं ये ट्रफ है। तो आपको समझ आ गई होगी कि क्रस्ट जो होता है वो मीन पोजीशन से अबव होता है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक हो गया। वो अबाव हो तो क्रस्ट है, वो बिलो हो तो वो ट्रफ होगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़, जब वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाती है तो ट्रैवल करती है, इसका मतलब वेव ने अपने आप को मूव करवाया। जब मूव कर रही होती है तो इसका मतलब वो कोई डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो वेव का जो डिस्टेंस होता है उसको अगर हम यहाँ पे देखना चाहें वो डिस्टेंस क्या है, तो उसको हम कहते हैं ये इसकी वेव लेंथ है। ये इसकी क्या है? और वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं या लैम्डा सी रिप्रेजेंट करते हैं और डिफाइन करते हैं। ये कंजक्टिव, ये देखें यहाँ से स्टार्ट होता है 0, ठीक है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो है कि दो कंजक्टिव क्रस्ट या दो कंजक्टिव ट्रफ, ठीक है, या क्या आएंगे, क्रस्ट आएंगे, या फिर टू कंजक्टिव ट्रफ, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस बनेगा ना, ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं, ये इनकी वेवलेंथ होती है। ये इसकी क्या होती है? वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है, ठीक है, मीटर में होती है। और इसकी डायमेंशन लेंथ एल के अंदर ही होती है, ये ध्यान में रखना है। सही होगा। इसी तरह अगर हम, ठीक है, नेक्स्ट पे जाएं तो जब हमने कहा कि ये मूव करती है तो इसकी कोई स्पीड भी होती है, और इसकी स्पीड को हम कहते हैं ये वी, ठीक है, वी से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप देखें जो स्पीड होती है उसका फार्मूला होता है s/t,
लेकिन अभी हमने यहाँ पे कहा, यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है डिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं v इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई टी। अब हमें पता है कि हम पढ़ते आए हैं कि 1/t जो होता है एक्चुअली ये टाइम, ठीक है, पीरियड जो होता है ये फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। वे वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हम वेव की स्पीड फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। और याद रखना ये v इज इक्वल टू एफ लेमडा, इसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। और ये जो वेव इक्वेशन है, ठीक है, अगर इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए इस्तेमाल करेंगे फिर फार्मूला लिखेंगे c इज इक्वल टू एफ लेमडा। एंड व्हाट इज c इज अ स्पीड है, ठीक है, ऑफ लाइट एंड इट्स वैल्यू इज 3.0, ठीक है, इंटू 10 पावर 8 ms-1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आता है पेपर में कि याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट है वो 3.0, ठीक है, 3.0 इंटू 10 पावर 8 ms-1 होती है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो इसके अंदर जो, ठीक है, वो फिनोमेना आता है, वो कहता है आपके पास कि व्हाट इज़ फेस ऑफ द वेव, के फेस ऑफ द वेव क्या होता है। एक्चुअली जो फेस ऑफ द वेव होता है, ठीक है, वो, ठीक है, वो एंगल है जिसके तहत ये जो वेव है अपने आप को क्या करवा रही होती है, प्रोपोगेट करवा रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। एक्चुअली मींस के फेस का मतलब क्या है, एंगल है ऑफ प्रोपोगेशन है। और वो एंगल ऑफ प्रोपोगेशन जो है उसको फाइंड करने का जो तरीकाकार होता है, ठीक है, रिलेशन ऑफ फेस बिटवीन डिफरेंस, ठीक है, एंड पाथ डिफरेंस। तो अगर हम उसकी बात करें तो फेस का और पाथ का जो डिफरेंस का जो रिलेशंस होता है उसकी मदद से हम फेस डिफरेंस को या फेस, अब हमारे पास अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमने कहा कि जो फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में कोई हमारे पास जो रिलेशन बनता है, ठीक है, तो एक्चुअली फेस डिफरेंस क्या होता है, वो फाई होता है, फाई से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और पाथ डिफरेंस को हम क्या करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर होगा। तो जो फेस डिफरेंस होता है एक्चुअली वो कहता है वो 2 पाई होता है, होल सर्कल अगर देखेंगे तो वो 2 पाई ही बनेगा। और जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है अभी हमने कहा वो वेवलेंथ होती है, एक्चुअली लेमडा होता है। ठीक हो गया। तो अगर हम इन दोनों को आपस में रिकम्बाइन करें तो हम देखते हैं फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा। तो ये हमारे पास जो रिलेशन बनता है जिसमें हमारे पास 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस है, एंड लेमडा क्या है, ये वेवलेंथ है। अगर हमारे पास एक्स, ठीक है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू और वेवलेंथ की वैल्यू, तो हमें फेस की वैल्यू या फेस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से मिल सकती है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वो पॉइंट्स हैं जिसके तहत तो वेव क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, अपने आप को प्रोपोगेट करवा रही होती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हम क्या आ गया हमारे पास जो, ठीक है, ये स्पीड जो है साउंड की अगर बात करें, किसकी बात करें, तो हमने कहा साउंड इज़ आल्सो अ वेव, साउंड भी हमारे पास क्या है, वेव होती है। और इसका जो फार्मूला है वो हमें न्यूटन ने बताया था कि न्यूटन ने कहा था कि हम, ठीक है, क्या करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड कर सकते हैं। और न्यूटन का जो फार्मूला था वो था v इज इक्वल टू, ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस ओवर डेंसिटी। ठीक है, इसकी मदद से, और इसकी मदद से जो न्यूटन ने हमारे पास जो स्पीड फाइंड की थी वो क्या थी, 280 ms-1। ठीक है, ये किसकी स्पीड थी, साउंड की, इन एयर, किसी भी एयर के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती, ये भी आपने माइंड में रखनी है। लेकिन इसी ही चीज़ को जब उसने फाइंड किया था देन उस वक्त आपके पास जो है वो, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास जो इलास्टिक मॉडुलस है एक्चुअली, ठीक है, ये इलास्टिक मॉडुलस जो होता है ये इसके प्रेशर के इक्वल होता है। और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस वक्त वो आपके पास होता है 1.01 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, और उसकी यूनिट भी आपने याद रखनी है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको पास्कल भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरा डेंसिटी ऑफ द एयर जो होती है वो भी याद रखनी है, वो होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, जिसकी मदद से आपने यहाँ पे फार्मूला आपने लिखा v इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर ओवर डेंसिटी, बिकॉज इलास्टिक मॉडुलस जो है वो प्रेशर के इक्वल आ जाता है। इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब आपके पास देखें तो हमारे पास इसकी मदद से हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, 280
ms-1। क्यों? न्यूटन की ये वैल्यू जो थी ये उसके लिहाज से करेक्ट थी, बट उसने वहाँ पे ये नहीं देखा कि हमारे पास क्या कि और ठीक है कोल्ड एयर में या वार्म एयर में हमारे पास जो है ये डेंसिटी की वैल्यू बदल जाती है या इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू बदल जाती है। तो देन इसकी वजह से उसने कहा था कि हमारे पास ये कांस्टेंट रहती है, बट ये कांस्टेंट नहीं होती, ये क्या हो जाती है अपने लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है, टेम्परेचर के साथ ये वेरी करती है। और जब ये वेरी करती है तो इस वैल्यू को अगर हम ठीक है देखें तो स्पीड की जो वैल्यू होती है ठीक है एक्चुअली साउंड ठीक है स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है वो होती है हमारे पास 332 ms-1। बट ये हमारे पास जो न्यूटन की वैल्यू थी इसके हिसाब से कितना था, इस वैल्यू के अंदर हमारे पास एरर आ रहा था। वो एरर आपने याद रखना है 16% का एरर आ रहा था। ठीक है, ये MCQs में पूछता है कितने परसेंट का एरर था। तो इस एरर को जिसने करेक्ट किया उसका नाम लेप्लास था, और लेप्लास ने यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन दिया, और वो फंक्शन हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट की रेशो थी विद प्रेशर टू विद वॉल्यूम, और उसको उसने गैमा फंक्शन का नाम दिया यहाँ पे, और उसको स्पेसिफिक ठीक है हीट के तौर के ऊपर के कहा कि जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो देन उस वेरिएशन के लिहाज से डाईएटॉमिक, मोनोटॉमिक एंड ट्राईएटॉमिक जो भी या पॉलीएटॉमिक ठीक है हमारे पास जो होंगी गैसेस, तो उसके लिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है ठीक है ये हर टाइप के अंदर हमारे पास क्या है वेरी करती जाती है स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम मोनोटॉमिक के अंदर देखेंगे तो कुछ और होगी, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को डाईएटॉमिक के अंदर देखेंगे तो कुछ और होगी, और अगर उसको पॉलीएटॉमिक में जाकर देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसका मतलब स्पेस ठीक है एयर के अंदर जो हमारे पास जो है इसमें हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो 330 तो आएगी 332। बट अगर हम मोनोटॉमिक सिंगल गैस मीन्स ऑक्सीजन की बात करें या सिंपल हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें इसकी वैल्यू ये नहीं होगी। सेम इसी तरह अगर हम आयरन के अंदर चले जाएं, अगर हम निकल के अंदर चले जाएं, अगर हम ठीक है और ठीक है जगह पे चले जाएं तो देन वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो लेप्लास की करेक्शन थी उसके ऊपर हम जाते हैं। जो लेप्लास की करेक्शन थी वो लेप्लास ने जो हमें फार्मूला दिया था स्पीड ऑफ साउंड का वो ये था v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा ठीक है और प्रेशर ओवर डेंसिटी। व्हाट इज़ गैमा? कहता है गैमा क्या होता है, गैमा कहता है रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है टू दी कांस्टेंट वॉल्यूम है, रेशियो है ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ। और इसको जनरली फॉर्म में हम लिखते हैं ठीक है गैमा इज इक्वल टू CP/CV। 11 चैप्टर में आप इसको देखते भी हैं और स्टडी भी करते हैं। और फॉर एयर की अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो वो 1.4 होती है। ठीक हो गया, एयर के लिए कितनी है इसकी वैल्यू 1.4। अगर इसको हम मोनोटॉमिक गैस के लिए लेके जाएं, किसके लिए लेके जाएं, मोनोटॉमिक गैस के लिए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1.67 मोनोटॉमिक के लिए। साथ लिख भी दें मोनोटॉमिक। और अगर इसको पॉलीएटॉमिक के लिए लेके जाएं तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1.29। ये ध्यान में रखनी है आपने। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर इसको डाईएटॉमिक के लिए लेके जाएंगे तो वे हमारे पास कितनी है 1.4। ठीक है, ये डाईएटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो देन हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 333 ms-1 आती है। तो ये हमारे पास जो स्पीड है जो कि हमारे पास जो है स्पेस के अंदर ठीक है ये स्पेस की बात हो रही है अपना किसके अंदर आती है हमारे पास ये स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर के अंदर आती है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आती है। एनवायरनमेंट की बात हो रही है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड को ये ध्यान में रखना है कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड 0 होती है, वहाँ पे ये ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी तरह ये इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमें लेप्लास ने दी दैट इज़ एक्यूरेट। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ये बिल्कुल क्या आई है करीब करीब आई है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी हैं ठीक है जो आपने वहाँ पे साइड इन्फॉर्मेशन में देखना है कि वो कहता है आपके पास जो है किसकी जो हेयरिंग ठीक है आपके पास रेंज है वो सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आपके पास जो है अगर हेयरिंग की रेंज देखेंगे तो वो डॉल्फिन की है। डॉल्फिन की आपके पास 150 to 150
ठीक है, 1000 के करीब है। और इसी तरह अगर आप देखें चमगादड़ की, बैट की, तो वो 1000 टू 20,000 तक की है। इसी तरह आपके पास कैट की देखें तो 60 टू 70,000 की है, और डॉग की 15 टू, ठीक है, 50,000 के लिए है। वुमेन की 20 टू 20,000 की रेंज है आपके पास हेयरिंग की। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। सेम एज़ आगे हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या है हमारे पास, क्या क्या टेम्परेचर इफेक्ट करता है या नहीं करता। आपने देख लिया वाकई के टेम्परेचर इफेक्ट करता है किसको, हमारे पास है साउंड को। और इसका सादा तरीक़ाकार या सादा सा फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड की इनिशियल वैल्यू गिवन हो, स्पीड ऑफ साउंड की इनिशियल वैल्यू गिवन हो, तो देन हम, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और उसका ये फार्मूला है हमारे पास जिसको आपने याद रखना है, ठीक है, 0.6 और ये आपके पास 1 और साथ में टी। व्हाट इज़ टी, जो यहाँ पे याद रखना है, टी टाइम नहीं है, यहाँ पे टी टेम्परेचर है। और ये डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर आप इसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि आपके पास जो है इसकी वैल्यू है वो 0.61, ठीक है, मीटर पर सेकंड के लिहाज से क्या होती है, इंक्रीज़ कर रही होती है। क्या कर रही होती है, इंक्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिहाज से। ठीक है, जैसे एक एक डिग्री चेंज करेंगे तो इतनी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, उसके अंदर चेंज हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक होगा। तो ये था हमारे पास आज के टॉपिक जिनके ऊपर हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड की बातें हो रही थी। नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट आएगा इसका थोड़ा सा पोर्शन, बल्कि अभी इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो है जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड की बातें हो रही हैं, वेव्स की बात। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैंने कहा कि हमारे पास आगे हम वेव्स के ऊपर जाते हैं, तो वेव्स के जो है ना वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने देखना है, जिसमें आपके पास क्या है कि ये आपके पास एक वेव मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, दूसरी इसके साथ दूसरी आ जाती है, तो ये वेव आपस में क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं या आपस में टकराती हैं, सुपरपोज करती हैं। तो वो फिनोमेना जिसके अंदर वेव्स दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में टकराएँ, इसको सुपरपोजिशन कहते हैं। और सुपरपोजिशन की, ठीक है, बाद हमारे पास अगर वेव की बात करें तो वेव हमारे पास क्या होती है, दो तरह से सामने आ जाती है या तीन तरह से सामने आती है। अगर वो दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी और एक दूसरे के साथ सुपरपोज हो गई तो वो इंटरफेरेंस करेंगी। क्या करेंगी, इंटरफेरेंस। उसके लिए सेम डायरेक्शन और सेम मीडियम और सेम फेस होना चाहिए। अगर हमारे पास दूसरी बात, ठीक है, फ्रिक्वेंसी भी इसमें सेम होती है, सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अगर हमारे पास इसमें क्या हुआ कि डिफरेंट, ठीक है, फेस हो गया, डिफरेंट, ठीक है, डायरेक्शन होगी, बल्कि डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, बाकी सारी चीज़ें सेम हुई, तो फिर ये इंटरफेरेंस नहीं होगा, फिर ये क्या बन जाएगी, स्टेशनरी बन जाएगी। ठीक है, स्टेशनरी। और स्टेशनरी को दूसरा स्टैंडिंग कहते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग वेव। और तीसरी बात, अगर इनमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी आ गई तो देन ये बीट्स बन जाएंगी। तो इसका मतलब कि सुपरपोजिशन के तीन तरीक़ाकार है इंटरफेरेंस का, सेम डायरेक्शन, सेम मीडियम, सेम फेस एंड सेम फ्रिक्वेंसी। डिफरेंट डायरेक्शन अगर आ गई तो वो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, और अगर वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में आ जाएगी तो वो क्या बनेगी, बीट्स बनेगी या बीट्स कहलाएगी। तो ये हमारे पास जो है आगे हमारे पास जो टाइप है सुपरपोजिशन की, इनको भी आपने माइंड में रखना है, वो इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। सेम अगर हम देखें तो सुपरपोजिशन का कहता है कि फार्मूला क्या है, तो सुपरपोजिशन का फार्मूला भी आपने माइंड में रखना है। वो फार्मूला होता है y=y1 + y2 टू yn। जितनी मर्ज़ी वेव को आप उसमें क्या कर लें, जमा कर लें। ये जो वेव की जो समेशन होती है इसको कहते हैं, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। समेशन मीन सम, ठीक होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट फिर टॉपिक आएंगे और उन टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। वो हमारे पास क्या है कि इंटरफेरेंस का फार्मूला क्या है, या हमारे पास जो है स्टैंडिंग वेव और
ठीक है, उसकी स्ट्रेच स्ट्रिंग और ओपन आर्गन और क्लोज आर्गन पाइप के अंदर क्या होती हैं। एंड लास्ट में हम फिर देखेंगे कि हमारे पास बीड्स का फिनोमेना क्या होता है, सेम एज डॉपलर इफेक्ट को भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके ऊपर हमने जो है देखा कि हमारे पास वेव क्या है, वेव्स की टाइप्स क्या हैं, वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, वेव का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, या वेव का इफेक्ट आपके पास जो है वो मीडियम के लिहाज से क्या इफेक्ट होता है, और वेव जो है एनर्जी कैरियर होती है या नहीं होती, और वेव्स की हमारे पास जो है वो कैरियर एनर्जी वाली जो टाइप है वो कौन सी है, जो मीडियम डिपेंडेंट वाली टाइप है वो कौन सी है, और कौन सी मीडियम के डिपेंडेंट नहीं होती। तो ये था इंशाल्लाह आज का टॉपिक। तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट हम ठीक है वीडियो में आएंगे इंशाल्लाह लेक्चर में, और उसको हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इसकी के हमारे पास स्टेशनरी वेव्स क्या हैं और स्ट्रेचिंग ओपन आर्गन में, और डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए हम उनको कैसे फाइंड करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसीज को कैसे फाइंड करते हैं या उनकी लेंस को। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।